ने परली से इंडियन ऑयल का प्लांट डाला हुआ है। 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन डांबर और 88,000 टन बायो एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन बनने वाला है, बन रहा है, शुरू हो गया। और मैंने अभी नागपुर एयरपोर्ट का हमारा जब भूमि पूजन हुआ तो मैंने कहा कि 2 साल के बाद पहला हवाई जहाज यहाँ से उड़ेगा तो यहाँ के किसानों ने तैयार किए हुए हवाई ईंधन पर उड़ेगा। ये मैं घोषणा, मेरी कोई घोषणा खाली नहीं गई। मैं घोषणा करने वाला मंत्री नहीं हूं, जो बोलता हूं वो 100% पूरा होगा। हमें नया दृष्टिकोण स्वीकारना होगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा। जो गरीब आदमी है उसको केंद्र बिंदु मानकर उसके जीवन को बदलना होगा, आत्मनिर्भर भारत करना होगा, भारत को विश्व गुरु बनाना होगा, इस देश को सुखी समृद्ध संपन्न बनाना होगा और इस देश के गांवों के लोगों का कल्याण करके केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज निर्माण करने का काम करना होगा। ये सरकार भारती कर सकती है, ये आप कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भविष्य के भारत को निर्माण करने के लिए सहकार क्षेत्र में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक विजन के आधार पर हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्प करिए और गांव, गरीब मजदूर, किसान, गरीब व्यक्ति का कल्याण करके आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना हम सहकार क्षेत्र के द्वारा पूरा कर सकते हैं। यही आह्वान लेकर आप जरूर यहाँ से जाइए और यशस्वी होइए, यही आपसे अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हर आदमी बोलता मेरे को संचालक बनाओ, फिर जिनको नहीं बना वो नया पैनल खड़ा करते हैं। झगड़े होते, विवाद होते, आरोप होते, प्रत्यारोप होते, सरकार रजिस्ट्रार के पास कंप्लेंट होती है और सरकार अगर विरोधी पार्टी का होगा तो संस्था को बर्खास्त कर देते हैं। बहनों और भाइयों, संस्था खोलना आसान है पर संस्था चलाना बहुत कठिन है। आपको ये समझना होगा कि ये जो संबंध है इसका सबसे बड़ा संबंध कोई है तो विश्वसनीयता। बिना सहकार नहीं उद्धार और बिना संस्कार नहीं सरकार। आज सबसे बड़े हमारी एक समस्या अगर कोई है तो मुझे एक अच्छी बात आपको बताता हूं। हमारे यहाँ एक किसान संगठन में एक बहुत बड़े नेता हुए, दृष्टि नेता थे, शरद जोशी। तो मेरे उनके अच्छे संबंध थे। मैंने कोऑपरेटिव स्टोर्स में उद्घाटन के लिए उनको एक बार मैं लेके गया था। वो मेरे से विवाद कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा, नितिन ये तुम फालतू बातें कर रहे हो। मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे जो बात बताई कि सक्सेस इन कोऑपरेटिव इज नॉट ए सक्सेस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, द सक्सेस इन कोऑपरेटिव इज ए सक्सेस ऑफ ए लीडरशिप who understand development, who understand management। उसके उस लीडर की ये सक्सेस स्टोरी है जिसके कारण संस्था चलती है। एक कलेक्टर अच्छा आया तो गांव बदल जाता है, एक पुलिस कमिश्नर अच्छा आया तो पूरे गांव में डिसिप्लिन आ जाती है शहर में, और एक करप्ट व्यक्ति आ गया तो पूरे 2, 4, 6 महीने में गांव बर्बादी के कगार पर खड़ा हो जाता है। एक बात तो सच है कि सहकार की सक्सेस का संबंध सहकारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें नेतृत्व जो वो कैसा है इसके ऊपर है। और केवल सहकार पे नहीं है, कारपोरेट में भी वही है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रिंसिपल, मुख्याध्यापक अच्छा होगा तो स्कूल अच्छी चलती है। और इसलिए सबसे बड़ी काम महत्व की बात है कि सहकार क्षेत्र में हमारी संस्था की लीडरशिप कैसे हो। लीडरशिप में चुनाव होता है, जहां चुनाव होता है वहां झगड़े विवाद होते हैं, और झगड़े और विवाद होते हैं और दोनों लोग आकर पूछते हैं कि मेरे में क्या कमी है। अभी हम तो चुनाव में, मैं पॉलिटिक्स में हूं, पार्टी का अध्यक्ष रहा हूं महाराष्ट्र का, देश का। सबसे कठिन सवाल कोई होता है तो ये होता है कि जिसको टिकट नहीं मिलता उसको वो जब पूछता है कि मेरे में क्या कमी है बताओ
किसकी ताकत है बताने की, उसकी कमी क्या है? आप बता सकते हैं? कोई नहीं बता। वो बोलता मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे में क्या कमी है? और इसलिए जब चुनाव होता है, सतीश मराठी जी को लेकर आए थे, मेरे लिए बहुत मुश्किल था यहाँ आना, क्योंकि रोज मैं कल मुंबई में, आज नागपुर में, परसों और भी ऐसे ही रोज जा रहा था। तो मैं कल रात को मैं मुंबई था, आज फिर रात को फिर नागपुर पहुंचा। और यहाँ है तो मुझे संभव नहीं था, पर मुझे याद है जब कोऑपरेटिव सोसाइटी में बनाकर हमने शुगर मिल डालने की कोशिश करी, कोई बैंक पैसा नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा। तब सतीश मराठी जी थे, उन्होंने सब कोऑपरेटिव बैंकों को बुलाया, सहकार भारती की संबंधित थी बैंकें, उन्होंने हमको लोन दिया और जिसके कारण हम शुगर फैक्ट्री बना सके और आज एक नहीं 4 फैक्ट्री चला। कभी कभी इस बात का दुख होता है कि जब अड़चन में थे तो कोऑपरेटिव बैंक में थे, जब अच्छे स्थिति में आए तो नेशनल बैंकों में गए, और अब और अच्छे स्थिति में आ गए तो फॉरेन बैंक में गए। बेचारे पुराने वालों को भूल गए क्योंकि ब्याज ज्यादा है। पर वो अगर मदद नहीं करते तो हम खड़े नहीं होते। ऐसे कितने लोगों को, हमारे छोटे छोटे लोगों के डिपॉजिट के आधार पर बनी हुई क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंकों ने कितने बड़े बड़े उपक्रमों के लिए पैसा दिया। और मुझे खुशी है कि दोनों का सपना पूरा हुआ, ये प्रथा नष्ट हुई। और जब मैं उनको बैंक वाले लोन नहीं दे रहे थे, मैं नागपुर में हमारे क्रेडिट सोसाइटी वालों की मैंने मीटिंग बुलाई, अनेक सोसाइटी वालों को कहा ये 1 लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपए का लोन है, ये जो लड़का है ये अगर आप इसको देंगे तो बेचारा को रोजगार मिलेगा, 1000 रुपए 500 रुपए रोज की कमाई करेगा, गरीब आदमी, आप उसको लोन दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने शुरू किया। मेरे पत्नी एक कोऑपरेटिव बैंक की अध्यक्ष है, तो मैंने एक दिन उसको भी कहा कि देखो ये साइकिल रिक्शा चलाने वाले ई रिक्शा ले रहे हैं, आप भी 50-100 ई रिक्शा को फाइनेंस करो। उसने मुझे कहा आपकी राजनीति आपके तरफ चलाइए, हमने डिपॉजिट किया पैसा है, डूब जाएगा तो तुम थोड़े जिम्मेदार हो। मैंने कहा मेरी विश्वास रखो, वो पैसा गरीब आदमी पैसा डुबाएगा नहीं, वापस करेगा। पहली बार मेरे आग्रह के कारण उन्होंने 100 लोगों को ई रिक्शा बांटी, 100 के 100 लोगों ने रेगुलरली बैंक का पैसा वापस किया और अनेक सोसाइटियों ने मदद करके मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि अनेक गरीब लोगों को लोन दिया, जिसमें आप में से अनेक लोगों के क्रेडिट सोसाइटी होगी और 1.5 करोड़ परिवार, 1.5 करोड़ लोग, उनके साथ 3-4 करोड़ उनके परिवार के लोग मिलकर 5 करोड़ लोगों को जीवन जीना, जीवन सुसह्य बनाने का काम ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किया। कोई सब्जी बेचने वाला था, कोई टपरी पर फूड स्टॉल चलाने वाला था पानी पूरी का, उसको पैसे देने का काम क्रेडिट सोसाइटीज ने किया। रोज आकर वो पैसा इकट्ठा करते थे, रोज आकर वो पैसा जमा करता था। ऐसे समाज में सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, गरीब लोगों को आधार देने का अगर सामाजिक अध्ययन किया जाएगा तो बड़े बड़े बैंकों में तो ये पहुंच ही नहीं सकते। इन सब छोटे छोटे लोगों के जीवन को बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों ने किया। मैं जब काम करता था, बात आई, इस देश में 1.5 करोड़ लोग आदमी आदमी को खींचने का काम करते थे, आदमी को कंधे में रखकर ढोने का काम करते थे। ये मानवीय शोषण था जिसके प्रति मैं संवेदनशील भी था और अस्वस्थ भी था। और मुझे खुशी है कि आज 11 साल के बाद मैं देश में 1.5 करोड़ लोगों को मुक्ति मिल गई। अब कोई आदमी साइकिल रिक्शा नहीं चलाता, कोई आदमी आदमी को ढोने का काम नहीं करता। इस देश में मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा और ई कार आई। अब बोरा भी कोई 1 क्विंटल का पीठ पे नहीं रखता, वो इसके मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई कार पे रख कर जाता है और मानवीय शोषण से वो मुक्त हुआ। कि मैं कभी पूछते लोग मुझे, अब एक विदेशी वाहिनी पर मेरा इंटरव्यू चल रहा है,
तो उन्होंने मुझे कहा आपने बहुत एक्सप्रेस हाईवे बनाए, टनल बनाए, ये बनाया वो बनाया, बहुत वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए, सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ? तो मैंने कहा सबसे अच्छा काम ये हुआ है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि मैं जीवन भर इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा। झारखंड में थी, नॉर्थ ईस्ट में थी कि आदमी अपने कंधे पर जू रखकर आदमी को ढोने का काम करता था, वो गरीब पीड़ित शोषित दलित व्यक्ति उसको खींचने का काम करता था। जब मैं 2014 में मंत्री बना तो मैंने कहा कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, तो मैंने कहा ये प्रथा बंद होनी चाहिए। मैंने ऑटोमोबाइल और आईआईटी के अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में बहुत बड़ा काम हुआ। क्रेडिट सोसाइटी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में आज जो डिपॉजिट होगा, लाखों करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स है। मुझे याद है कि जब मैं 2014 में मंत्री बना तो मेरे मन में एक बात थी कि हमारे जो साइकिल रिक्शा थी, आदमी आदमी को ढोने का काम करता था। और मैं जब अपने शहर में मेरी माँ के साथ बचपन में स्टेशन पर जाता था तो मेरी बहन, माँ, मामा के यहाँ जाने के पहले हम रिक्शा में बैठते थे घर से। जब चढ़ाव आता था तो मैं नीचे उतर जाता था, बेचारा हमको खींचते खींचते उसके शरीर से पसीना निकल जाता था। वो जो दिखावा था, दृश्य था, वो देखना बड़ा मुश्किल होता था। मन में लगता था कि कितनी बुरी प्रथा है कि आदमी आदमी को झगड़े विवादों से दूर रखकर जो उद्दिष्ट हमने सामने रखा है, उस उद्दिष्ट तक कैसे पहुंचा है, यही उद्दिष्ट सबने मिलकर काम करने का सहकार भारती का मूलभूत तत्व है। और इस विश्व का कल्याण हो। हमारे बीच में कोई ये नहीं कहता कि पहले मेरा कल्याण हो। आज हम एक ऐतिहासिक भूमि में हैं। स्वर्ण मंदिर के प्रति हमारी आस्था है। पूरे विश्व के, दुनिया के अनेक लोग इस पवित्र शहर में मत्था टेकने के लिए आते हैं। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत के आधार पर जो इतिहास से, संस्कृति से, विरासत से जो प्रेरणा मिली है, उस प्रेरणा का संबंध जीवन मूल्यों के साथ है। और आपको पता है कि हमारे धर्म के लिए कुर्बानी देने वाली गुरु गोविंद सिंह जी की ये पवित्र भूमि है। और इस भूमि का जो इतिहास है वो समर्पण का, त्याग का और बलिदान का इतिहास है। और ऐसा एक स्वतंत्र राष्ट्र जिसमें हम स्वाधीन भारत के नागरिक हैं, उस राष्ट्र को, उस देश को हम किस दिशा में लेकर जाने वाले हैं, ये हमारे सामने सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मैं ये मानता हूं कि सहकार भारती उस संस्थाओं में से है कि वो चाहे गीत में, चाहे शब्दों में, चाहे विचारों में, यही बात होती है कि समाज में हम सब लोगों को सुखी कैसे करें, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली समाज की निर्मित कैसे करें, और उसी भाव से हमारे राष्ट्र को दुनिया की महाशक्ति कैसे बनाए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें वर्ल्ड में दुनिया की सबसे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बनना है। और जब हमको ये बनना है, विश्व गुरु बनना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, हमारा देश अगर विश्व गुरु बनेगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, तो ये सब कैसे बनेगा? ये बनेगा इस देश के एक एक नागरिक, एक एक व्यक्ति के प्रयासों से बनेगा। और ये जो प्रयास है, ये व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली प्रयास करना अलग बात है, पर सबने मिलकर प्रयास करना, ये सबसे बड़े सहकार की विशेषता है। मुझे एक बार, मैं बहुत दिनों की घटना याद आती है कि मुझे एक हमारे मित्र ने पूछा ये सहकार क्या है। तो मैं कॉलेज में था, तो मैंने उसको कहा मैं तुमको सिंपल भाषा में बताता हूं कि ए नाम के व्यक्ति ने A² काम किया और B नाम के व्यक्ति ने B² काम किया, तो टोटल वर्क हुआ A² + B²। पर जब A and B comes together, thinks together and works together, दोनों कार्यकर्ता के रूप में साथ में आ गए और उन्होंने मिलकर काम करना किया, तो उसका जवाब आता है A² + B² + twice AB, and that's twice AB is a result of सहकार।
सबने मिलकर काम करना है। इसका ज्यादा बड़ा रिजल्ट है ना, 2+2 ये भी ज्यादा है। और इसलिए हमें सबको मिलकर, सबको साथ लेकर काम करना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सबको साथ लेकर ये जो आर्ट ऑफ लिविंग करना है और ये जो सुखी जीवन सबको प्राप्त हो, ये हमारे संस्कृति में भी है। हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत हमारी प्रेरणा है। राष्ट्र सर्वोपरि है। ये राष्ट्र सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, ये हमारा उद्दिष्ट है। और इस उद्दिष्ट को पूरा करने के लिए हमने सुशासन और विकास के द्वारा ये उद्दिष्ट को पूरा करने का हमारा संकल्प है। और इस संकल्प में हमारा उद्दिष्ट यही है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हम सबको विशेष रूप से हमारे प्रेरणा के रूप में हमने उसको स्वीकार किया है, वो ये है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनके लिए रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और इसलिए हम यही कहते हैं